भारत के संविधान में विभिन्न देशों के साथ साथ देश के भारत सरकार अधिनियम से कई प्रावधान लिए गए हैं। ए नंबर 1935, बी नंबर 1942, सी नंबर 1919, डी नंबर 1949। सही ऑप्शन हो गया हमारा ए नंबर 1935। ए नंबर 1935 भारत के संविधान में विभिन्न देशों के साथ साथ 1935 के भारत सरकार अधिनियम से कई प्रावधान लिए गए हैं। 1935 अधिनियम से भी प्रावधान लिए गए हैं। भारत के संविधान में 1935 के भारत सरकार अधिनियम से लिए गए निम्न प्रावधान है। जैसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रावधान है वो देखते हैं। सरकारी योजना, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान, प्रशासनिक विवरण आदि, ये सब चीज़ें भारत की शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। भारत के संविधान के दार्शनिक हिस्से को अमेरिका और आयरिश के संविधान से प्रेरणा मिली है। भारत के संविधान को दार्शनिक हिस्से को अमेरिका और आयरिश के संविधान से प्रेरणा मिली है। वहीं राजनीतिक हिस्से को ब्रिटिश संविधान से प्रेरणा मिली है। वहीं राजनीतिक हिस्से को ब्रिटिश संविधान, ध्यान दीजिएगा, दार्शनिक हिस्से को अमेरिका और आयरिश से और राजनीतिक हिस्से को ब्रिटिश संविधान से प्रेरणा मिली है। 1935 भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक प्रमुख संवैधानिक सुधार था जिसे 1937 में लागू किया गया था। 1937 में लागू किया गया था। इसके तहत प्रांतीय स्वायत्तता, द्वैध शासन व्यापिका, संघीय न्यायालय की स्थापना तथा 1937 में लागू कर दिया गया था। इसके साथ साथ ही आरबीआई के गठन की भी बात की गई थी। अब देखते हैं 1919 में प्रमुख है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। प्रांतीय सरकारों में द्वैध शासन का प्रावधान दिया गया था। 1919 में प्रांतीय सरकारों में द्वैध शासन का प्रावधान दिया गया था। महिलाओं को वोट देने का अधिकार, प्रत्यक्ष चुनाव और लोक सेवा आयोग का गठन का मार्ग बना। महिलाओं को वोट देने का अधिकार, प्रत्यक्ष चुनाव और लोक सेवा आयोग के गठन की भी बात 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में की गई है। सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार 1919 में ही सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार, यानी कि इसमें मुसलमानों के साथ साथ सिख, भारतीय, ईसाई और एंग्लो इंडियन यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। 1947 की अगर बात करते हैं तो सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में संवैधानिक सुधार के लिए क्रिप्स मिशन भारत आया था। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था और क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष या हेड थे सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स। क्रिप्स मिशन भारत आया था। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भारतीय निशानेबाजी अभिनव बिंद्रा किस राज्य से संबंधित है? ए नंबर मध्य प्रदेश, बी नंबर उत्तराखंड, सी नंबर पंजाब, डी नंबर राजस्थान। भारतीय निशानेबाज, सही ऑप्शन हो गया हमारा उत्तराखंड, यानी कि भारतीय निशानेबाज उत्तराखंड राज्य से संबंधित थे। उत्तराखंड राज्य से संबंधित थे। इनका जन्म देहरादून में हुआ था। इनका जन्म देहरादून में हुआ था और वर्ष 2008 के बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में, यानी कि कंपटीशन में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था 2008 में, और इसके लिए उन्हें 2009 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह भारत के किस शहर से संबंधित हैं? स्क्वैश खिलाड़ी, सही ऑप्शन हो गया हमारा बी नंबर दिल्ली। स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह भारत के दिल्ली शहर से संबंधित है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक धार्मिक त्योहार नहीं है? ऑप्शन दिया गया है गुड फ्राइडे, मुहर्रम, गुरु पर्व और डी नंबर गांधी जयंती। सही ऑप्शन की बात करें तो हमारा सही ऑप्शन हो गया गांधी जयंती। गांधी जयंती हर साल 2 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं। हर साल 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जयंती मनाते हैं। इस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था। बाकी सभी त्यौहार गुड फ्राइडे, गुरु पर्व, मुहर्रम, ये सभी धार्मिक त्यौहार आते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक महासागर के अम्लीयकरण के लिए उत्तरदायी है?
ए नंबर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बी नंबर कार्बन मोनोऑक्साइड, सी नंबर सल्फर डाइऑक्साइड, डी नंबर कार्बन डाइऑक्साइड। बोला जा रहा है कि महासागर प्रदूषक महासागर के अम्लीकरण यानी कि महासागर में जो अम्लीकरण होता है एसिडिक हो रहा है उसके लिए कौन सा उत्तरदायी होता है? तो सही ऑप्शन हो गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्नलिखित में से कौन सा है? ए नंबर कानपुर, बी नंबर गुवाहाटी, सी नंबर कोलकाता, डी नंबर हाजीपुर। चलिए सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो सही ऑप्शन हो गया 36 का सही ऑप्शन हो गया पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है। अब बात करते हैं कानपुर की। तो कानपुर जो है वो किसी का मुख्यालय नहीं है बल्कि यह प्रयागराज मुख्यालय के अंतर्गत आता है। कानपुर स्टेशन प्रयागराज मुख्यालय के अंतर्गत आता है। बात करते हैं कोलकाता की। तो कोलकाता 3 रेलवे जोन का मुख्यालय है। पहला ईस्टर्न रेलवे जोन, दूसरा साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन और तीसरा कोलकाता मेट्रो रेलवे। ध्यान दीजिएगा कोलकाता 3 रेलवे जोन का मुख्यालय है। ईस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे और कोलकाता मेट्रो रेलवे, तीनों का मुख्यालय कोलकाता ही है। गुवाहाटी की बात कर रहे हैं तो गुवाहाटी पूर्वोत्तर यानी कि ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। गुवाहाटी पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय है जो आसाम में स्थित है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है मांसपेशी कोशिकाओं में मांसपेशी रेशे भ्रूणीय पूर्ववर्ती कोशिकाओं से विकसित होती है जिन्हें क्या कहा जाता है? मांसपेशी कोशिकाओं में मांसपेशी रेशे भ्रूणीय पूर्ववर्ती कोशिकाओं से विकसित होती है जिन्हें क्या कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन हो गया पेशी अणु, बी नंबर पेशी केंद्रक, सी नंबर पेशी तंतुका और डी नंबर पेशी कोरक। सही ऑप्शन की बात करें तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है डी नंबर पेशी कोरक। पेशी कोरक। विकसित कोशिकाओं को हम पेशी कोरक या मायोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। पूर्ववर्ती कोशिकाओं से विकसित होते हैं उसे हम पेशी कोरक या मायोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। धम्म संस्कृत शब्द धर्म का डैश रूप है। ए नंबर तमिल रूप है, बी नंबर प्राकृत रूप है, सी नंबर अवहट्ट रूप है या पाली रूप है। धम्म जो है वो संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है यानी कि बी नंबर हो गया प्राकृत रूप है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की लेखक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? ए नंबर पंडित रामाबाई, बी नंबर राज सुंदरी देवी, सी नंबर ताराबाई शिंदे, डी नंबर सरोजिनी नायडू। सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया सी नंबर ताराबाई शिंदे। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक ताराबाई शिंदे के द्वारा लिखा गई है। पंडित रामाबाई की अगर बात करते हैं तो पंडित रामाबाई ने द हाई कॉस्ट ऑफ हिंदू वोमेन, पंडित रामाबाई की पुस्तक है द हाई कॉस्ट हिंदू वोमेन है। द हाई कॉस्ट हिंदू वोमेन है। राजसुंदरी देवी की पुस्तक अमर जीवन, राजसुंदरी देवी की पुस्तक अमर जीवन काफी प्रसिद्ध है। सरोजिनी नायडू की बात करें तो सरोजिनी नायडू की पुस्तकों में इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद, इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद और दूसरी पुस्तक द क्लेज सॉन्ग है। सरोजिनी नायडू की 2 पुस्तक इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद और दूसरी पुस्तक द क्लेज सॉन्ग है। राजसुंदरी देवी की अमर जीवन और पंडित रामाबाई की द हाई कॉस्ट ऑफ वुमेन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। माउंट गार्डविन आइंस्टाइन की ऊंचाई कितनी है जिसे माउंट केटू के नाम से भी हम लोग जानते हैं? केटू यानी कि काराकोरम 2 नाम से भी हम लोग जानते हैं। भारत में केटू पर्वत भारत और पाक ऑक्युपाइज्ड कश्मीर यानी कि पीओके सेक्टर में पाया जाता है। भारत के में केटू पर्वत पीओके सेक्टर में पाया जाता है। यह वर्ल्ड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अब बात करते हैं इसकी ऊंचाई कितनी, इसकी कुल ऊंचाई हो जाती है ऑप्शन नंबर ए 8,611 मीटर। 8,611 मीटर इसकी कुल ऊंचाई हो जाती है।
चलिए बाकी ऑप्शन को भी एक बार देख लेते हैं। बात आता है 8,481 मीटर, 8,481 मीटर माउंट मकालू की ऊंचाई 8,481 मीटर है। माउंट एवरेस्ट की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी 8,848, माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर। और भारत की, संपूर्ण भारत की यानी कि पूर्णतः भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा 8,598 मीटर। निम्नलिखित में से किस मिट्टी की नमी धारण करने की क्षमता सबसे उच्च होती है? ए नंबर जलोढ़, बी नंबर काली मिट्टी, सी नंबर रेगिस्तानी मिट्टी, डी नंबर लेटेराइट मिट्टी। सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया बी नंबर काली मिट्टी। बी नंबर काली मिट्टी। काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। यह मिट्टी दक्कन के पठार में अधिकतर भाग में पाई जाती है, जिसमें महाराष्ट्र के कुछ भाग, गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के भाग शामिल है। इस मिट्टी को अन्य नाम रेगुर मिट्टी या कपास मिट्टी भी कहते हैं। मकान बनाने के लिए ईंटों का प्रयोग में लैटेराइट मिट्टी का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। जलोढ़ मिट्टी देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी लगभग 40% भाग में पाई जाती है और यह मिट्टी कृषि के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होती है। पूसा, सुगंधा और राजलक्ष्मी किसकी एक किस्म है? पूसा, सुगंधा और राजलक्ष्मी किसकी एक किस्म है? ए नंबर गेहूं, बी नंबर चावल, सी नंबर चना, डी नंबर कपास। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया बी नंबर चावल। पूसा, सुगंधा और राजलक्ष्मी चावल की किस्मों में आता है। गेहूं की अगर बात करते हैं तो गेहूं में सोनालिका काफ़ी उन्नत किस्म की गेहूं मानी जाती है। सोनालिका, अर्जुन, जनक, सोनालिका, अर्जुन, जनक ये कुछ प्रमुख गेहूं की किस्में हैं। चना की बात करते हैं तो गौरव, अतुल, अजय। गौरव में, चना में गौरव, अतुल और अजय प्रमुख चना की किस्मों में आता है। कपास की बात करें तो श्यामली, लोहित और अंजलि, श्यामली, लोहित और अंजलि कुछ प्रमुख कपास की फसलें हैं। बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए एनी बेसेंट, बी मदन मोहन मालवीय, सी दयानंद सरस्वती, डी नंबर महात्मा गांधी। बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज, बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना, सही ऑप्शन हो गया ए नंबर एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना 1898 में 1898 में की गई थी। बाद में 1916 में 1916 में इसका एनी बेसेंट के सहयोग से मदन मोहन मालवीय ने इस कॉलेज को बनारस हिंदू कॉलेज में परिवर्तन कर दिया, कह सकते हैं बनारस हिंदू कॉलेज के रूप में स्थापित कर दिया। बिहार की बात करें तो बिहार विद्यापीठ भारत का एक शैक्षणिक संस्था थी। इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने, बिहार विद्यापीठ की स्थापना महात्मा गांधी ने 6 फरवरी को 1921 में किया था, 1921 में किया गया था। वहीं बात करते हैं दयानंद सरस्वती की तो 1886 में 1886 में दयानंद सरस्वती ने दयानंद एंग्लो वैदिक यानी कि डीएवी स्कूल की स्थापना की थी, जो आर्य समाज के स्कूल थी। और यह डीएवी स्कूल आज भी हमारे शिक्षा संस्थानों में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। दयानंद सरस्वती के द्वारा डीएवी स्कूल। भारत का सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ है? भारत का सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा स्टेशन कौन सा है? ऑप्शन दिया गया कलपकनम, बी नंबर काकरापारा, सी नंबर तारापुर, डी नंबर रावतभाटा। सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया सी नंबर तारापुर, सी नंबर तारापुर। तारापुर महाराष्ट्र में भारत का सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा स्टेशन यानी कि एटॉमिक रिसर्च यूनिट भारत का सबसे पुराना तारापुर महाराष्ट्र में परमाणु ऊर्जा स्टेशन बना हुआ है। इसकी क्षमता करीब 1440 मेगावाट की है। इसके साथ भारत के कुछ अन्य परमाणु ऊर्जा स्टेशन को देख लेते हैं, परमाणु एनर्जी स्टेशन को देख लेते हैं।
इसमें पहला नाम आता है कुंडलकुलम। कुंडलकुलम जो तमिलनाडु में स्थित है, तारापुर महाराष्ट्र में, रावतभाटा राजस्थान में, कैगा कर्नाटका में, काकड़ापाड़ा गुजरात में, नरौरा यूपी में, मद्रास के कलपक्कनम तमिलनाडु में। फिर से देख लेते हैं, कुंडलकुलम तमिलनाडु में और मद्रास कलपक्कनम भी तमिलनाडु में, तारापुर महाराष्ट्र में, रावतभाटा राजस्थान में, कैगा कर्नाटक में, काकरापाड़ा गुजरात में और नरौरा उत्तर प्रदेश में प्रमुख परमाणु ऊर्जा स्टेशन यानी कि परमाणु रिसर्च स्टेशन है। अगला क्वेश्चन हो गया, वर्ष 1919 में कौन सा एक्ट लाया गया था? वर्ष 1919 में कौन सा एक्ट लाया गया था? ए नंबर रेगुलेटिंग एक्ट, बी नंबर रॉलेट एक्ट, सी नंबर पिट्स इंडिया एक्ट, डी नंबर चार्टर्ड एक्ट। अब सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया 45 का सही ऑप्शन हो गया बी नंबर रॉलेट एक्ट। बी नंबर रॉलेट एक्ट। इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में जालियांवाला हत्याकांड भी हुआ था। 1999 में रॉलेट एक्ट आया था। 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। रॉलेट एक्ट आया था। इसके साथ साथ रेगुलेटिंग एक्ट की बात करते हैं तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। चार्टर्ड एक्ट की बात करते हैं तो चार्टर्ड एक्ट 2-3 बार आए भारत, जिसमें से 1813, 1833 और 1883 प्रमुख है। चार्टर्ड एक्ट 1813, 33 और 83 प्रमुख है। इसके साथ साथ भारत में कुछ अन्य अधिनियम भी ब्रिटिश के द्वारा लागू किए गए थे, जिसे भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर अधिनियम 1813 और 1833 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1813 और 1833। इसके बाद सती प्रथा निषेध विनियम, सती प्रथा निषेध विनियम जो 1829 में सती प्रथा निषेध विनियम 1829 में राजा राम मोहन की सहायता से इसे लागू किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1858 जिसमें से भारत को ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया था। 1858 भारत सरकार अधिनियम। इंडियन काउंसिलिंग एक्ट जो भारत में करीब करीब 3 बार आया, 1861, 1892 और 1909। इंडियन काउंसिलिंग एक्ट के नाम से इसे जाना जाता है। इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861, 1892 और 1909 इंडियन काउंसिलिंग एक्ट। अब स्पेशल अगर 1909 यानी कि 1909 अधिनियम की अगर बात करते हैं तो 1909 में भारत परिषद अधिनियम आया था। भारत परिषद अधिनियम आया था जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, जिसे मार्लो मिंटो 1909 को भारत परिषद अधिनियम जिसे मार्लो मिंटो सुधार भी कहा जाता है। 1935 की अगर बात करते हैं तो 1935 में काफ़ी इम्पोर्टेंट जिसका यूज आज भी हम लोग करते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 जिससे भारतीय संविधान बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ है। भारतीय संविधान को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है भारत सरकार अधिनियम 1935। लास्ट हो गया 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जिसके अंतर्गत भारत को ब्रिटिश क्राउन से आज़ादी मिली और भारत को 2 टुकड़ों में यानी कि पाकिस्तान और भारत नाम के 2 देशों में अलग कर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अन्न का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ खोजा गया? ए नंबर मेहरगढ़, बी नंबर बलूचिस्तान, सी नंबर राखीगढ़ी, डी नंबर बुरजहोम। सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया सबसे पहला साक्ष्य, अन्न का सबसे पहला साक्ष्य ए नंबर मेहरगढ़ में खोजा गया। मेहरगढ़ में खोजा गया। इसके साथ साथ और कुछ इंपॉर्टेंट देखना है कि मेहरगढ़ में गेहूं, जौ और रुई के साक्ष्य मिले हैं तथा पालतू जानवरों की अवशेष भी मिले। पालतू जानवरों के अवशेष, तांबे की वस्तु और 2 प्रकार के कब्र खोजा गया है या 2 प्रकार के कब्रों का साक्ष्य मिला है, जिसमें पहले कब्र में एक डेड बॉडी के साथ कुछ जानवरों को रखा गया था और दूसरे में कुछ आभूषणों को रखा गया था। डेड बॉडी यानी कि जो मृतक के साथ पहले कब्र में कुछ जानवरों को रखा गया था और दूसरे में कुछ आभूषण रखे गए थे।
राखी गढ़ी की बात करते हैं तो राखी गढ़ी में मिट्टी की चूड़ियाँ, मनके और ऊंचे चबूतरों पर अग्नि की वेदिकाएं, यानी कि ऊंचे चबूतरों पर अग्नि जलाने के या पूजा करने की सामग्री की तरह अग्नि के चिन्ह प्राप्त किए गए, वेदिकाएं प्राप्त की गई है जिसमें अग्नि जलाई जाती थी। बुर्ज होम में गर्तवास, जमीन के अंदर रहने का साक्ष्य, और डेड बॉडी के साथ यानी कि मृत व्यक्ति के साथ जानवरों के साक्ष्य भी मिले हैं। इसके साथ साथ बुर्ज होम में खेती के भी कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लेटेराइट मिट्टी का विकास निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? ए नंबर जलोढ़ के निक्षेप का, बी नंबर लीचिंग का, सी नंबर निरंतर वनस्पति आवरण, या डी नंबर मिट्टी का निक्षेपण। सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया बी नंबर लीचिंग। लेटराइट मिट्टी लीचिंग का, यानी कि सबसे ज़्यादा इस लीचिंग क्या होता है कि इसमें जो तीव्र निछालन होता है, यानी कि मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता होती है वह पानी के कारण और अत्यधिक दाब के कारण, धूप के कारण खराब हो जाती है, और पानी से वह उर्वरक क्षमता पानी के साथ यह बह जाती है, जिसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं। ये मृदाएं उच्च ताप और भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होती है। वर्षा के साथ चूना और सिलिका जैसे मूल्यवान या बहुमूल्य वस्तुओं जो पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है वह सेडिमेंट हो जाती है, बह जाती है, उसका इरोजन हो जाता है, और बाद में लोहे के ऑक्साइड और एल्युमिनियम की मात्रा पाई जाती है, उसमें बच जाती है। इस प्रकार की मृदा या मिट्टी काजू के खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त बनाई जाती है तथा इस मिट्टी का प्रयोग ईंटा बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया जो आधुनिक भारत के डैश राज्य में है? ऑप्शन नंबर 1 केरल, बी नंबर गुजरात, सी नंबर कर्नाटका, और डी नंबर तमिलनाडु। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया था, जो आधुनिक भारत की अगर बात करते हैं तो आधुनिक भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक राज्य में स्थित है। जय सिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। जय सिंह ने वातापी के चालुक्य राजवंश की स्थापना की थी, जिसकी राजधानी वातापी बीजापुर के निकट माना गया था। चलिए मेरा अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों में विकृत गंधना को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किस एंटीऑक्साइड का उपयोग किया जाता है? ए नंबर ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिल एनिसोल, सोडियम हाइड्रोक्लाइड, सी नंबर सोडियम कार्बोनेट, या डी नंबर मिथाइल हाइड्रोक्सिल एनिमोल। सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया ए नंबर ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिल एनिसोल। हमारा अगला क्वेश्चन हो गया, नाभिक में अधिक बंधन ऊर्जा प्राप्त न्यूक्लियॉन होने पर नाभिक पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए नंबर यह अस्थायी हो जाता है, बी नंबर यह अस्थायी हो जाता है, सी नंबर नाभिक के अस्थायित्व अप्रभावित रहता है, डी नंबर पहले अस्थायी और फिर बाद में अस्थायी हो जाता है। सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो नाभिक में अधिक बंधन ऊर्जा प्राप्त न्यूक्लियॉन के होने पर नाभिक का जो प्रभाव होता है वह अस्थायी हो जाता है। यह अस्थायी हो जाता है।